हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। ये हमारा है लेक्चर नंबर 4, है ना, सॉरी लेक्चर नंबर 5 है। गलती से गलती हो गई यार, ठीक है। और आप सभी को पता है हम इसमें करने वाले हैं नरेंद्र समीकरण की गणना, जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए हो। परंतु सारी कहानी स्टार्ट होती है गैल्वेनिक सेल से, और गैल्वेनिक सेल से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो कुछ बातें फिर से मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? आप लोगों को रोज मुझे याद दिलाना होगा कि यहां पर गैल्वेनिक सेल में इस ओर जो है वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होती है बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसे अपन कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। इसे क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीकरण विभव। इस ओर क्या होता है? वापस से रिपीट करना जरूरी है अब, क्योंकि तुम अभी कुछ दिन बाद फैलोगे। अपचयन अभिक्रिया। और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी व्यक्ति भूले। और इधर जो होता है वो कहलाता है क्या? अपचयन विभव। क्या कहलाता है बेटा? अपचयन विभव। और अपचयन विभव ही हम अपचयन विभव को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। या फिर आईयूपीएसी ने बोल दिया कि भैया इधर साइड जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव का तात्पर्य यह है हमारा कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो सारी कैलकुलेशन आपको अपचयन विभव के आधार पर ही निकालनी होगी। डू यू गेट माय पॉइंट? तो यहां पर हम फिर से एक लाइन बनाते हैं और आप लोगों को याद दिलाते हैं कि अपचयन विभव में होता क्या है। अपचयन विभव का मतलब होता क्या है? यहां पर आपका विलयन में धातु के आयन होते हैं, तो यहां पर आप लिखोगे मेटल। मेटल के क्या होते हैं? आयन। तो यहां पर आप लिखोगे प्लस आयन। यहां पर क्या होगा? वो एक्वा के रूप में होंगे। हमने P बना दिया, हमें Q बनाना था, ये हो गया Q के रूप में। ये कहीं से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके धातु से, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके यहां पर उपस्थित विलयन से धातु पर चिपक जाते हैं और धातु बन जाते हैं। द्रव्य अवस्था से सॉलिड अवस्था में आ जाते हैं, ठोस अवस्था में जाते हैं। और इसे ही हम बोलते हैं क्या? इसे ही हम बोलते हैं क्या? अपचयन विभव। इसे ही हम क्या बोलते हैं? अपचयन विभव, है ना। गैल्वेनिक सेल में आपने देखा था कि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा था, कॉपर का जो विलयन है वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा था, और कॉपर जो है वो धातु के रूप में इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जा रहा था। यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो ये अपचयन विभव हम कैलकुलेशन पर लेंगे, परंतु हमारे सामने एक समस्या आएगी, और वो समस्या बच्चा ये होगी कि सेल में एक और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। उसे हमें लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम सामने एक माइनस का निशान लगा देंगे। हम क्या करेंगे? जो भी हमारा अपचयन विभव होगा, जो भी हमारा अपचयन विभव होगा, उसमें हम क्या लगा देंगे? सामने माइनस लगा देंगे, तो वह ऑक्सीकरण विभव कहलाने लगेगा। ठीक है, हम लिखने का उसे तरीका बदल लेंगे। आगे आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब कल आपने पढ़ा था SHE, हाइड्रोजन सेल। क्या पढ़ा था बेटा? मानक अवस्था में हमने इलेक्ट्रोड विभव निकाला था। कैसी अवस्था में? मानक अवस्था में। मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने ज्ञात किया था। मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने ज्ञात किया था। किसकी मदद से हमने ज्ञात किया था सर? उसे हाइड्रोजन सेल की मदद से। किससे ज्ञात किया था? हाइड्रोजन सेल की हेल्प से। और जब हमने हाइड्रोजन सेल का उपयोग किया था बच्चे, तो उस समय हमने कुछ बातों का ध्यान रखा था। हमने तापमान जो है वो 298 केल्विन लिया था, है ना, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस लिया था। हमने वायुमंडलीय दाब जो है वो 1 atm लिया था। हमने दोनों ओर जो विलयन में वैद्युत अपघट्य ली थी उनकी सांद्रता जो है
वो 1 मोलर ली थी। ये सारी बातें हमने ध्यान में रखा था, ये सारी बातें आप लोगों ने कल के लेक्चर में देखी हैं। देखो, यदि आपको ये चैप्टर समझना है तो इसे बीच से नहीं समझा जा सकता, इसे शुरू से समझना होगा। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप जब भी ये वीडियो डले कट के, तो आप डायरेक्ट ये वीडियो देखना प्रारंभ ना करें, आप इसके पहले वाला वीडियो देखें, फिर उसके पहले वाला देखें, क्योंकि वैद्युत रसायन एक इकलौता चैप्टर है जो बीच से समझ में नहीं आएगा। आई गारंटी यू, बीच से कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता, आपको शुरू से ही देखना पड़ेगा। तो हम क्या बच्चा, एक बात मुझे बताओ, क्या हम हर बार ये जो तापमान है, जो दाब है, या फिर जो सांद्रता है, ये हर बार ऐसी रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना, ये परिस्थितियां बदलती हैं। ये परिस्थितियां क्या होती हैं बेटा? बदलती हैं। और बदलती हुई परिस्थिति में हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, बदलती हुई परिस्थितियों में, अन्य स्थितियों में हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक ऐसा समीकरण चाहिए जो सभी स्थिति पर फिट हो। और ऐसी स्थिति पे जब हम ज्ञात करेंगे, ऐसी स्थिति में हम जब इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे, तो हमें आवश्यकता होगी नर्नस्ट समीकरण की। किसकी आवश्यकता होगी? नर्नस्ट समीकरण की आवश्यकता होगी। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे संभावना कम है, परंतु फिर भी यदि आ गया तो नर्नस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए गैल्वेनिक सेल के लिए, तो आपको जो आज सर बात बता रहे हैं वही वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपकी बुक में नर्नस्ट समीकरण के अकॉर्डिंगली यह कहा गया है कि यदि आपको ई सेल ज्ञात करना है, ई सेल ज्ञात करना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? हमें आवश्यकता होगी ई सेल, सेल विभव ज्ञात करना है ना हमें। तो आप लिखोगे यहां पर ई सेल, और यहां पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे अपचयन अभिक्रिया। क्या लिखोगे? अपचयन अभिक्रिया, या जैसा आपकी बुक में लिखा है वैसे ही लिख देते हैं। अब अपचयन में क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है बताओ? अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया में सर यहां पे एक अभिकारक होता है और यहां पर एक उत्पाद होता है। ठीक है, तो यहां पर हम अपचयन में ये मानते हैं कि ये वाला ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आएगा। जो आपका धातु आयन है वो आता है ऊपर, तो यहां पर आप लिखेंगे Mn पॉजिटिव आयन, है ना। यहां पर आप लिखेंगे, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या? मैं आज पता नहीं क्यों छोटा लिख रहा हूं। यहां पर आप लिखोगे M, इसके ऊपर लगा दोगे N। N क्या है? N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बटे में यहां पर लगाओगे M और इसके आगे लगा दोगे S। M जो है, S नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। M जो है यहां पर ये विलियन था, यहां पर ये था विलियन, और ये जो है ये क्या बन चुका है बेटा? धातु। अर्थात 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 ध्यान से समझना, अर्थात बात वही हो रही है कि यहां विलियन में कॉपर जो था वो प्लस आयन के रूप में था। उसने क्या किया? यहां पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे काफी सारे, उन इलेक्ट्रॉनों के साथ आबंध बनाया, उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा और वो धातु के रूप में जम गया। इसे ही हम कहते हैं अपचयन, इसे ही हम क्या कहते हैं? अपचयन। तो यही लिखा है आपका। अब ये कौन सी अवस्था में हो रहा है? ये किसी भी अवस्था में निकालना है हमें, किसी भी स्थिति में निकालना। जब विलियन में आपके कॉपर सल्फेट की सांद्रता कुछ भी हो, तापमान जरूरी नहीं 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 10 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है, वैसी स्थिति हो। वायुमंडलीय दाब जो हो सकता है पहाड़ों पर हो सकता है, नदी के अंदर हो, तो अलग अलग स्थितियां हो सकती है। ऐसे में हमें क्या ज्ञात करना है? ऐसे में हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो ई सेल बराबर होता है ई सेल मूर्धाक, यहां पर फिर से आप अपचयन विभव लिखोगे बटे M। ठीक है, यहां पर आपका मूर्धाक लगा हुआ है, प्रॉपरली ऐसे लगा देना इसे। इसे मानक अपचयन विभव कहते हैं, या मानक इलेक्ट्रोड विभव आप कह सकते हो इसे। ऐसी स्थिति में यहां पर आएगा आपका R T बटे N F। ठीक, और आगे क्या होगा? आगे यहां पर आप log ln लगाओगे, log n लगा दोगे, तो हम यहां पर लिखेंगे n
आगे हम जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, आप यहां पर लिखोगे M जो कि होगा धातु, धातु आपकी रहेगी सॉलिड अवस्था में। नीचे आप लिखोगे M जो कि रहेगा एक्वा। ठीक है, ये एक समीकरण है जो नर्नस समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो अपन इसे ऐसे ही लिखेंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये रहा। क्यों ना इसे मैं एक बॉक्स के अंदर बंद कर दूं, क्यों ना इसे मैं एक बॉक्स के अंदर पे बंद कर दूं। ठीक है, ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है जो आपको याद कर लेना है, आएगा। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, फटाफट से ऐसे जोड़े रहो। ठीक है, अब हमें किसके लिए याद करना है, हमें यह याद करना है कि भाई साहब आप हमें ये बताओ कि गैल्वेनिक सेल के लिए हम कैसे अलग अलग स्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। कल हमने मानक स्थिति में ज्ञात किया था, मानक में बता चुका हूं क्या होती है, बार बार बोलने में शायद आपको समझ में जाए। अब यहां पर कौन सी चीज क्या है तो उस पर जरा अपन बात कर लेते हैं, कौन सी चीज क्या है, तो इसके लिए लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन आर की, सबसे पहले हम बात करेंगे आर की। आर जो है वो है गैस स्थिरांक, इसका भी एक मान होगा जो आपको थोड़ी देर बाद दे दिया जाएगा। आर जो है वो है गैस स्थिरांक। टी जो है वो है तापमान, ये आपको दिया होगा कि आप किस तापमान पर गणना करना चाहते हैं। फिर इसके बाद में आपको यहां पर एन दिख रहा है, एन क्या है, तो एन ये जो है ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन से वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वे वाले इलेक्ट्रॉन बेटा जो आपका इलेक्ट्रोड है, वो जो इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, या कोई धातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी। जैसे कि यहां पर Zn जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो सर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो यहां पर ये 2 है, यही जो है वो n है, यही जो है वो क्या है, n जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहां पर लिख लूं मैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चे बोलते हैं सर हमें ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, बेटा ऑनलाइन में भी समझ में आता है। लास्ट ईयर हमारी एक बच्ची थी, नाम है खुशी सिसोदिया, शायद वो कभी इस वीडियो को दोबारा देखे। उन्होंने ऑनलाइन ही स्टडी करी थी मैक्सिमम लास्ट 2 मंथ, और उन्होंने काफी अच्छा अचीव करा है। वो हमारे कोचिंग की ऑनलाइन की टॉपर थी। तो आप लोग भी यदि ध्यान से पढ़ाई करोगे, आपको बैनर भी दिख जाएगा, जब एप्लीकेशन पे आप देखोगे टॉपर्स में सरल एकेडमी के टॉपर सेलिब्रेशन के वीडियोस फोटोज में, तो वो बच्ची है। तो आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ना है, परंतु पूरी एकाग्रता के साथ, है ना, कहीं जानना नहीं है, कहीं घूमना नहीं है। गैस स्थिरांक का मान आपको यदि नहीं मालूम तो ये होता है 8.314 किलो जूल, सॉरी जूल केजी इनवर्स -1 मोल इनवर्स -1। यहां पर आप लिखोगे जूल किलोग्राम प्रति मोल, ये है इसका पूरा मतलब। तो ये यहां पर इसका मान है। तापमान, तापमान 298 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर बात करते हैं हम एफ की, तो एफ जो है वो है फैराडे स्थिरांक। एफ जो है वो क्या है, फैराडे स्थिरांक। और फैराडे स्थिरांक को आपकी बुक में थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। अपन राउंड फिगर पता है इसको कितना लिखते हैं, इसका राउंड फिगर में मान होता है 9000, ये इतना मान अपन कंसिडर इसका करते हैं। हालांकि होता थोड़ा कम है इससे, बुक में प्रॉपरली लिखा है, तो ऐसे करके आप इसे लिख लोगे। इसके नीचे जस्ट ये आपको लिखना है। अब यहां पर m जो है धातु है, ms जो है, ठीक है, तो यहां पर ये भी लिख लेना आप। ठोस अवस्था में, ये भी लिखा ही लो, ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता 1 होती है ना, उसकी सांद्रता कितनी होगी 1। उसके कोई कण टूटेंगे क्या, नहीं, ठोस अवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये ई नॉट सेल क्या है, ये भी लिखना हो तो ये भी लिख लो भैया, ई नॉट एम एन प्लस और यहां एम, यहां पर आप लिखोगे मानक अवस्था, मानक
अवस्था लिख लेना सही से, अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव। अब आपको पता है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक अवस्था में हमें कौन सी अवस्था में निकालना है, हमें हर एक परिस्थिति में निकालना है। तो ये सारी बातें आपको इस सूत्र पर रखनी है। कुछ इस प्रकार से आपने समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब आप लोगों ने एक और बात आपको मालूम होगी, जब हमने SHE की गणना करी थी मानक अवस्था में, तो हमें पता है कि E सेल बराबर होता है ना। ये सूत्र जो आपको दिख रहा है, ये E सेल बराबर जो होता है E दाया माइनस E बायां, ऐसे ही होता है। ई सेल यदि हमें ज्ञात करना है, हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो हमारे पास में एक दूसरा सूत्र है जिसमें हम क्या करते हैं, ई सेल यदि हमें ज्ञात करना है, यही इसे ई सेल भी बोला जाता है, इसे क्या कहते हैं, और ई सेल भी हम इसे कहते हैं। तो ये स्थिति है हमारी, ये स्थिति हमारी है। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही सटीकता के साथ हमें समझना है। अब दाएं ओर क्या होता है बेटा, दाएं ओर क्या होता है, यदि आप ध्यान से सेल को देखोगे तो ये बाया साइड है, जिस साइड में हमने वॉच पहनी है बाया साइड है। ये जिस साइड नहीं पहनी है, जिस साइड एनसीईआरटी की बुक है, वो हमारी दाहिनी साइड है। तो दाहिनी साइड क्या है, कॉपर है, कॉपर है ना, कॉपर मींस कैथोड। तो आप यहां पर लिखोगे ई कैथोड, क्या लिखोगे बच्चा, ई कैथोड, माइनस क्या होता है, ई बाया ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और यहां वापस आप लिखोगे ई सेल, क्या लिख दोगे, ई सेल। ठीक है, ये सेल विभव निकालने का सूत्र है, ईएफ निकालने का सूत्र है। अब दूसरी चीज, जब भी हम इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, ये सेल विभव है, तो इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, कैथोड में होता है अपचयन, कैथोड में क्या होता है, अपचयन। और उस समय हमें यदि निकालना है तो हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, पूरा का पूरा हम क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो ई सेल बराबर होगा ई नॉट, सेल लिखा है, सेल की जगह आप क्या लिखोगे, कैथोड, क्या लिखोगे, ई सेल की जगह आप क्या लिखोगे, कैथोड। या आप यहां पर ई कैथोड भी लिख सकते हो, ऐसे के ऐसे ही सेम, इसे हटा दो। और इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो हम यहां पर लिखेंगे ई, सेम का सेम उतार दो, एम। अब किसके लिए निकाल रहे हैं हम एनोड के लिए निकाल रहे हैं। एनोड पर गैल्वेनिक सेल में, यहां पर मैं तुम्हें बता दूं, नर्नस्ट समीकरण, एक लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी, नर्नस्ट, क्योंकि बुक में जब आप लिखोगे नर्नस्ट समीकरण द्वारा गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव, ये लाइन जरूर लिखनी होगी। और जब आप ऐसे लिखोगे तो आप लोगों को एक बात बता दी गई है कि मानक अवस्था में आपका इलेक्ट्रोड विभव कौन सा होगा, अपचयन विभव, अर्थात कैथोड वाली साइड। अब एनोड वाली साइड में वैसा तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो बड़ा ही सिंपल होगा हमारा कॉन्सेप्ट। हम यहां पर लिखेंगे ई, अपचयन अभिक्रिया वो आपके सामने लिखी है, एम एन पॉजिटिव आयन, यहां पर आपका एम जो है वो धातु बन चुका है। अब दूसरी सेम की सेम स्थिति, अपन इसे कॉपी करते हैं ऐसे के ऐसे ही, और एक स्थिति यहां पर ला देते हैं। बस हमें अंतर क्या करना है बेटा, हम यहां पर एक मूर्धाक बना देंगे। मानक अवस्था में SHE हाइड्रोजन सेल का प्रयोग करे थे, उस समय कितना विभव आया था वो हमें लिखना है। आगे माइनस लगाओगे,
यहां लगाओगे R, यहां लगाओगे T, यहां लिखोगे N, यहां लिखोगे F इन। अब किसकी बात हो रही है, कौन से सेल की बात हो रही है, कॉपर वाले सेल की बात हो रही है। तो यहां पर आप लिखोगे कॉपर, ये रहेगा सॉलिड में, यहां इसी का विलियन रहेगा जो कि रहेगा कॉपर, और ये रहेगा आपका एक्वा में। कैसे रहेगा, एक्वा में। इसे जरा मिटा दूं मैं, ये गलती से बन गया है हमारा बॉक्स। तो इस प्रकार से आप लिखोगे। किसके लिए लिखोगे बच्चा, ये जो है आप कॉपर के लिए लिखोगे। और मैं कुछ चीजें और मिटाना चाहूंगा। अब हम गैल्वेनिक सेल के लिए लिख रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में कैथोड काय का होता है, कॉपर का होता है। तो यहां से इसे मिटाओ और इसकी जगह क्या कर दो, इसकी जगह कर दो कॉपर 2+ आयन, और यहां पर भी कर दो कॉपर। यहां पर भी सेम आपको वैसे ही करना है। यहां पर भी आप लिखोगे कॉपर 2+ आयन और यहां पर कर दोगे कॉपर। इस प्रकार से अभी आपका क्या है, तो यहां पर आप लिखोगे ऊपर एक और लाइन, कैथोड के लिए। ठीक है, अब आगे हमारा अगली प्रोसेस चालू होगी। हम लिखेंगे एनोड के लिए। यहां से इंपॉर्टेंट कैच चालू है कि एनोड के लिए कैसी गणना की जाएगी। एनोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं होते, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो हम एनोड के लिए जब इसे लिखेंगे तो हम ऑक्सीकरण विभव तो लिख नहीं सकते, हमें क्या लिखना होगा, अपचयन विभव लिखना होगा। तो अपचयन विभव के लिए हम पलटने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगा देंगे माइनस का निशान। तो शुरू में तो आप ऐसे ही लिखोगे ई Zn 2+ आयन Zn। क्यों, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है वहां पे, एक्चुअली होता क्या है वहां पर, होता है Zn बटे Zn 2+ आयन, ये होता है। हम इसे कैसे लिख रहे हैं, उल्टे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जब होता है, ऐसा जब होगा, ऐसा जब होता है तो इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो उस पर माइनस आवेश आता है। यदि ऐसा होगा तो कौन सा आवेश आना चाहिए, धनात्मक। परंतु 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 क्या गैल्वेनिक सेल पर Zn पर धनात्मक आवेश आता है, नहीं आता। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम धनात्मक को ऋणात्मक बनाने के लिए सामने क्या लगा देंगे, सामने हम ऋण का निशान लगा देंगे। सिंपल कैलकुलेशन होगा हमारा। ठीक है, तो वही आपको करना है। यहां पर इसकी कॉपी बना लो एक, और कॉपी बनाते से ही ऊपर की तरफ एक ऋण आवेश लगा दो, सॉरी ऋण आवेश नहीं, मूर्धाक लगा दोगे। यहां आगे जब आप जाओगे सिंपल, यहां पर आपके लिखोगे R T बटे N F, यहां पर आप लिखोगे Ln बटे Zn, ये रहेगा सॉलिड। यहां पर आप लिखोगे Zn AQ। सॉलिड अवस्था में आप सभी को पता है सांद्रता कितनी होती है, यह आपने गैल्वेनिक सेल के लिए लिख दिया। अब हमें कुछ बातें माननी थी जो हम नहीं माने। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका समीकरण 1 है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण एक में, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, एक बार फिर से समीकरण लिख दो क्योंकि हम दूसरे पेज पर हैं। यहां पर आप लिखोगे E सेल यदि हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर लेते हैं E कैथोड माइनस E एनोड, यही करते हैं, यही होता है। तो अब हम पूरा कैलकुलेशन यहां पर लिखेंगे। हम यहां पर लिखेंगे
E नॉट Cu 2 प्लस आयन Cu माइनस RT बटे NF L या IN कर दो इसे। यहाँ पर आएगा आपका कॉपर, ये रहेगा सॉलिड में, यहाँ आपका दूसरा कॉपर रहेगा, ये रहेगा विलियन की अवस्था में माइनस। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? माइनस। अब एनोड पर क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं? नहीं होते, त्यागते हैं वो। ठीक है, तो उसे लिखने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह लगाना होगा। क्या करना होगा बच्चे? माइनस का निशान लगाना होगा। और जब आप माइनस का निशान लगाओगे, जब आप माइनस का निशान लगाते हो ऐसे करके, ठीक है, तो हालांकि तुम्हें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो, माइनस का निशान तुमने लगा दिया, तो यहां पर आपका आ गया क्या? E, एक बार ट्राई करके देखते हैं अपन। Zn 2 प्लस आयन बटे Zn माइनस। ठीक है, आगे आप गए, यहां पर आएगा आपका RT बटे NF Ln Zn सॉलिड अवस्था में। यहां आप जाओगे तो ये हो जाएगा एक्वा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ऐसा कुछ होगा। अब जब आप इधर पे जाओगे, यहां पर जाओगे, ठीक है, तो आपके सामने एक स्थिति उत्पन्न होगी। कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? कि यहां पर कोष्टक के बाहर एक ऋण का निशान है। कोष्टक के बाहर क्या का निशान है? ऋण का निशान। तो ऋण का निशान का गुणा जब आप इसमें करोगे तो पूरे ऋण के निशान का गुणा इन दोनों के साथ में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गणित का नियम कहता है। तो जब आप अच्छा, ये भारी भारी नियम होते, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है। ये होना चाहिए याद, है ना? नहीं है याद तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। चलो जरा अपन क्या करते हैं, अपन इन सभी को एक लाइन में अलाइन करते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को बेटर दिखे, तुम लोगों को सही सही दिखे और तुम लोगों को लिखते भी आ जाए। इसका कलर जो है वो मेरे हिसाब से ये वाला कर देना चाहिए। बाकी अपन इन सभी को सिलेक्ट करते हैं और यहां भेज देते हैं ऐसे। फर्स्ट स्टेज, अब ऋण के चिन्ह का गुणा कर दो। हमारी यहां तक की स्थिति पे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मैं एज इट इज जैसे कि वैसे ही इसे उतारूंगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह माइनस की जगह पे रहेगा और इसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो बदल जाएगी। ई के सामने माइनस लगा था तो यहाँ पर आपका जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Zn 2 प्लस आयन, यहाँ आ जाएगा Zn ब्रैकेट क्लोज, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस कर दिया है, ये बाहर का निशान है। आगे आप करोगे RT, यहाँ लिखोगे NF, यहाँ आपका Ln Zn सॉलिड, यहाँ लिखोगे Zn AQ, ये आपने लिख दिया। अब हमारा अगला काम ये बचा है कि हम कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने के बाद में सारी कैलकुलेशन को कर देंगे। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया भैया, ये काय की रिकमेंडेशन बोल रहा है हमें। ठीक है, तो ये फटाफट से जरा नोट करो तुम लोग, है ना, तुम लोगों को ये नोट करना होगा। मैं एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को कुछ बात बता दूं। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए नजर समीकरण द्वारा हमें इसकी आवश्यकता होती है। यहां पर कौन सी चीजों को क्या बोला गया है इस बात का वर्णन है। आर गैस स्थिरांक है, टी तापमान है। गैस स्थिरांक दाब पर निर्भर करता है, हर बार वायुमंडलीय दाब एक सा नहीं होगा, पर्वत पर कम होगा, समुद्र में ज्यादा होगा। ऐसी स्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना पड़ गया तो हम नन्ना समीकरण का प्रयोग करेंगे। तापमान दोनों ही स्थितियों पे अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोडों के लिए अलग अलग हो सकती है। फैराडे स्थिरांक एक ही हो सकता है, ठीक है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता एक होती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अवस्था में सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ सेल विभव ज्ञात करने के सूत्र थे, इन्हें हमने लिखा। चूंकि हमें परीक्षा में गैल्वेनिक सेल याद करने के लिए आएगा तो हमने गैल्वेनिक सेल को आधार मानते हुए कैलकुलेशन को स्टार्ट किया। तो यहां से हमने गैल्वेनिक सेल को मानकर सारी गणनाएं कर ली हैं।
ठीक है। नर्नेस समीकरण द्वारा गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सबसे पहले ये लाइन लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे कैथोड के लिए, और ये सूत्र लिख दोगे। इस सूत्र पे हमने क्या किया, हमने अपचयन विभव को प्राथमिकता दी। अपचयन विभव को क्या प्राथमिकता दी, क्योंकि आईयूपीएससी कहता है कि आप अपचयन विभव द्वारा ही सारी गणना करेंगे, ऑक्सीकरण विभव भूल जाओ, है ना। तो सभी जगह ऑक्सीकरण नहीं होता है, यहां अपचयन होता है, यहां ऑक्सीकरण होता है। तो अपचयन विभव आईयूपीएससी ने बोला कि मेन विभव होता है। मैंने गलती से दी ऑक्सीकरण बोल दिया होगा तो आई एम सॉरी, पता नहीं कभी कभी जल्दबाजी में ये हो जाता है, हम बोलते कुछ है लिख कुछ देते हैं, तो यदि ऐसा हो गया होगा तो सॉरी। अपचयन विभव माना कि इलेक्ट्रोड विभव होता है। अब क्या Zn पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो त्याग रहा है। तो त्याग रहा है इसका मतलब वो ऑक्सीकरण विभव है। तो ऑक्सीकरण को अपचयन बनाने के लिए हमने क्या किया भैया, हमने शुरू में ही माइनस लगा दिया। हमने क्या किया, शुरू में ही माइनस लगा दिया। जैसे ही हमने माइनस लगाया, इन माइनस के चिन्हों को गुणा होगा और ये हमारे पास में कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे बच्चा, हम निकालेंगे कॉमन, हम निकालेंगे कॉमन, और जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये यहां पर चला जाएगा और ये इधर माइनस में जाएगा। तो नई सिचुएशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगी। इस पूरी राम कथा को यहां से उठाओ, कॉपी करो, ये हो गया। फिर दूसरी स्टेज आपकी कहती है कि आप इसे यहां से इतना उठाएंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे और इसे रख देंगे इसके सामने। अब क्या बचा है बेटा, अब बचा है हमारी ये वाली स्थिति, दिस वन। इसे यहां से उठाओगे, इसकी कॉपी करोगे, इसे यहां ला दोगे। माइनस का निशान पता नहीं क्यों नहीं आया, माइनस का निशान लगा दो। और जब आपका ये वाली स्थिति आएगी तो आप क्या करोगे, जब कॉमन निकलेगा तो यहां पर भी माइनस का निशान आएगा, ठीक है। यहां पर भी आपको माइनस का निशान लाना पड़ेगा क्योंकि आप घटा रहे हो। माइनस माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, यहां पर माइनस 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 होगा, तो सभी जगह माइनस माइनस लग जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजें जो है वो फ्लिप होती है, कुछ चीजें कट जाती हैं, तो अपन अब सूत्र को रीअरेंज करते हैं। सूत्र को क्या करते हैं, वापस से रीअरेंज करते हैं और काटा पीटी देखते हैं कि कैसी क्या हो सकती है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना। कहां से ध्यान से देखना है आपको, यहां से ध्यान से देखना है। यहां पर हमने नोट नहीं लगाया है ना, यहां पर दो जगह पे नोट नहीं लगाया है, यहां पर और यहां पर। यहां पर भी आप क्या लगा दोगे, ऐसे मूर्धाग लगा दोगे, यहां पर भी आप मूर्धाग। इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को यदि आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों के यदि ध्यान से देखोगे तो क्या निकल के आता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेल विभव। इसे हम क्या कहते हैं, सेल विभव। तो अपन अब इसे ऐसे ही लिखेंगे, अपन क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे ई सेल बराबर होता है सेल, सॉरी, यहां पर आप ध्यान से देखोगे ये होता है ई नॉट सेल, ठीक है। आपने एनोड और कैथोड को घटाया था तो आपके पास में ये मिला था। अब ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, जब ऐसी कुछ स्थिति होती है आपके सामने, ये दोनों कॉमन है तो इनका कॉमन निकाल लो, आर टी माइनस आई टी माइनस आई टी, ये निकल गया कॉमन। अब यहां पर इनके बाद में क्या है, ये दोनों चीजें हैं और घटाया हुआ है, हमने क्या किया है, घटाया। तो घटाया हुआ होता तो बटे के नीचे बटे जाएगा, ऐसा होता है। वो आपने देखा होगा कि log n माइनस वो होता है, तो दोनों बटे के नीचे बटे m बटे n हो जाता है, होता है। तो यही वाला रूल यहां पर अप्लाई हुआ है, यही वाला जो रूल है वो यहां पर अप्लाई हो। कितनी जगह पर अप्लाई हुआ बेटा, तो यहां पर अप्लाई होगा। कहां कहां अप्लाई हुआ होगा, यहां यहां आपका अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए काट रहा हूं इसे और आगे बढ़ रहा हूं, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपने लिखा माइनस, एक और बात, इन सभी जगह पे आपने ये देखा होगा कि मैंने n का मान नहीं लिखा है, यहां पर मैंने n का मान नहीं लिखा है। तो मुझे आप लोग ये बताओगे कि जब हम गैल्वेनिक सेल की गणना करते हैं, तो यहां Zn होता है सॉलिड अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है Zn, बताओ।
इस पर आता है 2+ आवेश और ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है 2। कॉपर कितने ग्रहण करता है इस ओर, तो यहां पर होता है कॉपर, ये 2+ आयन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बना लेता है कॉपर। तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हर बार, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अब मैं इस डेरिवेशन पे एक और चीज ऐड करूंगा, तो वो दूसरी चीज होगी, परंतु मैं लाइन लिख के यूज करूंगा कि गैल्वेनिक सेल में अपचयन अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, इसीलिए n बराबर 2 होगा। ऐसे लिख दोगे प्रॉपरली तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि भैया कहां से लिख रहे हैं हम कहां से लिख रहे हैं। तो यहां पर R/T, अब n की जगह कितना लिख दो 2, यहां पर लगा दो F। आगे यहां पर आप लिखोगे Ln, और जो सांद्रता जिन की सांद्रता कितनी थी 1 थी, यहां पर आप मान रख दो। यहां पर आप सभी को पता है इसकी सांद्रता कितनी होगी 1, इसकी सांद्रता कितनी होगी 1, इसकी सांद्रता होगी कितनी 1, इसकी भी सांद्रता कितनी होगी 1, इसकी भी मतलब सभी जगह जहां जहां आपकी धातु है वहां पर 1 आएगा। अब ये मत पूछ लेना सर ये 1 कहां से आया, है ना, गोली मार दूंगा नहीं तो। ये यहां पर आपको मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि जब m सॉलिड अवस्था में होता है, जब कोई धातु सॉलिड अवस्था में होती है तो उसकी सांद्रता जो वो कितनी होती है 1 होती है। तो जहां जहां कॉपर है आपका, जहां जहां कॉपर और ये था, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एक और लाइन यदि आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, क्या इसी के नीचे या ऊपर कहीं पे, कि हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने पहले ही लिख दिया है, पहले ही हमने उसे लिख दिया है। तो 1 से 1 कट जाएगा, तुम्हें मालूम है, यदि तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूं, है ना, मैं बार बार है मैं मालूम है बोल दे रहा हूं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि RT-2F होगा, यहां Ln होगा। हमने कॉमन क्या निकाला था बेटा, हमने कॉमन निकाला था 1/Zn AQ, या कॉपर रहा होगा, क्या रहा होगा शुरू में देखोगे इधर पे क्या रहा था हमारा, यहां पर देखो ये दिख रहा है ये बटे में, तो ये Zn जो है वो कुछ इस प्रकार की स्थिति में, यहां पर ये था और इससे माइनस में था, तो इसके बटे में पता क्या जाएगा, ऐसी स्थिति पे रखो इसे, और यहां पर आ जाएगा 1 बटे आपका क्या कॉपर, रुको मैंने उल्टा कर दिया, यहां पर आपका रहेगा क्या कॉपर AQ। अब वही log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n, यही नियम है। तो यहां पर यही है हमारा। तो आपके पास में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें क्या है, तो आपने यहां पर लिखा था 1 बटे कॉपर AQ, कौन सी वाली स्थिति में, ये वाली स्थिति में, दिस वन, ठीक है। ये दोनों तो कॉमन हो गए, ये दोनों तो कैसे हो गए कॉमन हो गए, हम सिर्फ इन दोनों पार्ट की बात करेंगे, इन दोनों पार्ट की बात करेंगे। तो कॉपर की जगह 1 लिख दोगे, Zn की जगह पे 1 लिख दोगे, सभी जगह पे 1 आपने लिख दिया। अब बटे में आपको करना है, किसको आपको बटे में करना है, तो इसके बटे में आप क्या करोगे 1 बटे Zn AQ। अब बटे के नीचे बटे है, बटे के नीचे बटे है, तो ऐसी स्थिति में आपका Zn जो है वो कहां चला जाएगा बेटा, ये Zn चला जाएगा ऊपर, कहां चला जाएगा ऊपर, इसके नीचे आ जाएगा बटे, यहां पर इसे काट दो, इसे जब आप काटोगे तो यहां पर क्या जाएगा 1, और यहां गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 1 से 1 काट दो, अब आपके पास में क्या बचेगा Zn AQ बटे कॉपर AQ। इस प्रकार से आपका नियम आ जाएगा। तो मैं बस इसको आधार मानते हुए, log m माइनस n को आधार मानते हुए यहां पर आपके सामने सूत्र लिख देता हूं कि यहां पर भैया आपका आ जाएगा Zn, आपको समझा दिया है कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, कॉपर -1Q,
ठीक है, तो ये आपका है गैल्वेनिक सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव, है ना। कुछ बातें फिर से यदि तुम लोग भूल गए होंगे तो मैं रिपीट करवा देता हूं, कहां कहां से नई नई चीजें ऐड हुई है। ये हमने एक डेरिवेशन लिखी थी, सबसे पहले हमने n का मान लिखा था। n का मान 2 कहां से आया, तो n का मान 2 यहां से आया बच्चा, कि जब भी गैल्वेनिक सेल में Zn इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो सॉलिड बनेगा। तो यहां पर अपचयन अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। फिर आप सभी को पता है कि Ms का मतलब होता है जब धातु सॉलिड अवस्था में होता है तो उसकी सांद्रता कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो जहां जहां सॉलिड अवस्था में आपने ये देखा है, जैसे यहां पर आपने देखा था, यहां पर आपने देखा था, यहां पर कॉपर को आपने देखा था, चलो इसे येलो कलर से कर देता हूं, यहां पर देखा था, यहां पर देखा था, तो इन सभी का वो हटा के आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। तो ये -1 मत देख लेना ना, ये दिस वन। तो यहां पर हमने एक एक मान रख दिया, ठीक है। एक एक मान रखने के बाद में एक नया ऐड यहां पर हुआ था कि आप लोगों को पता है जब हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, एनोड और कैथोड का अंतर निकालते हैं, तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि हम उसे ई नॉट सेल बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं। क्योंकि वो मानक अवस्था में घटे थे, मूर्धाक अवस्था में घटे थे, इसलिए हमने यहां ई नॉट सेल घटा दी। फिर हमने कॉमन निकाला। किसका फोन आ रहा है भैया? ओहो, 1 मिनट बेटा, है ना। हेलो, नमस्ते, मैं तो आपको कॉल बैक करवा रहा हूँ, है ना। मैं एक्चुअली लाइव क्लास में हूँ अभी, मेरा फोन इधर ही रखा, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन स्टूडेंट का कॉल था बेटा। तो इलेक्ट्रोड विभव जो है वो हमने निकाल लिया। तो फिर आप लोगों को पता है यहाँ पर कॉमन कॉमन निकाला, ये कॉमन आ गया निकल के, अब काट नहीं सकता, आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वही रूल आपका log m - n जो रूल होता है वो लगाएंगे और आप बटे में ला लेंगे, बटे के नीचे बटे आएगा तो Zn अपने आप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डन। गैल्वेनिक सेल के लिए आपने ये इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया। यदि आपको और ज्यादा कैलकुलेशन करनी, इन शॉर्ट यदि आप चाहते हैं कि आपको और कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है, तो यहां पर जितनी भी चीजों का मान रखा हुआ है, जितनी भी चीजों का मान आपको दिया हुआ है, जैसे गैस स्थिरांक का मान दिया है, तापमान यदि आपको आपने मान लिया कि आप अभी भी मानक अवस्था में कर रहे हो और जो आपका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उस स्थिति में 298 किया जाएगा। कब आएगा? जब आपका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो तब। यदि 25 डिग्री सेल्सियस से कम ज्यादा है तो आप 298 के को ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो। तो उस स्थिति में यदि आप सभी का मान रखते हो, उस स्थिति में यदि आप सभी चीजों का मान रखते हो, तो आपके पास में एक नया नंबर आ जाएगा, पता है। और वो नया नंबर ये होगा, अच्छा लॉग की वैल्यू होती है ना, लॉग की वैल्यू होती है, ये आपको आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर लिखोगे ई सेल माइनस, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में, यदि तुम्हें नहीं आया होगा तो कल के वीडियो में मैं समझा दूंगा, 0.59 बटे 2, है ना। यहां पर ln की वैल्यू आप रख दोगे, वो होता है log, और आगे जैसा आपका है Zn बटे AQ कॉपर, यहां पर आप लिख दोगे AQ। यहां पर जो ln है बेटा, यहां पर जो ln ना, इसकी वैल्यू यदि तुम्हें लिखना है, r की वैल्यू तुम्हें मालूम होगी, r की वैल्यू तुम्हें पता होगी 8.314, यही है ना। 1 मिनट में चेक कर लूं, मैं भूल तो नहीं गया, क्या है इतनी सारी चीजें ध्यान में रखती, हाँ 314 है ना, क्या है 314, हमने यही लिखा है ना 314, ये इसकी वैल्यू है। इसके साथ में आप गुणा किससे का करोगे, मान लीजिए 298 K का तापमान है, इसका गुणा करोगे, और आगे आप किसका गुणा करोगे, यहां पर करोगे 2.303। ये कहां से आया, तो यहां पर बेटा ये इसकी वैल्यू, जब हम इसको घटाते हैं और उसकी जगह लॉग लिखते हैं तो हमें ये वैल्यू लिखनी होती है। और इन तीनों चीजों का जब आप गुणा करोगे बच्चा, इन तीनों चीजों का जब आप गुणा करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है।
ये वाली वैल्यू आप निकाल लोगे बड़े ही आसानी से। तो जरा मुझे कमेंट करके बताना कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब यहां पर आपको ई सेल जो है वो ज्ञात करने को मिल गया, ई सेल जो है वो ज्ञात करने को मिल गया। मानक अवस्था में ई सेल नॉट ये कितना होता है, ई नॉट सेल कितना होता है, तो 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.1 वोल्ट। कल ही आपने निकाला था कि ई सेल मानक अवस्था में गैल्वेनिक सेल का जो विभव होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, अब आगे आप जब डेरिवेशन देखोगे उदाहरण नंबर 3.1, ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो यहां पर बस आपको वही सारी चीज दी हुई है और आपको मान रखना है। ठीक है, वहां पर आपको ई नॉट सेल दिया है 3.7 वोल्ट, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। तो धोखे से दी परीक्षा में गैल्वेनिक सेल आता है तो गैल्वेनिक सेल का ई नॉट सेल जो विभव है मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। ये सारी डेरिवेशन आपको दी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जो नहीं दिया होगा, सॉरी, जो प्रश्न में कहीं दिखा होगा वो इनकी सांद्रता दिखी होगी, और सांद्रता मोलर में दी होती है। क्या में दी होती है, मोलर में। तो यदि आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है अभी तो आप उसमें प्रश्न, अच्छा ये तो पुरानी वाली है, तो 72 पेज पे आप देखोगे तो उदाहरण क्रमांक 3.1 में ये दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, सेल समीकरण लिखा हुआ है। उसके आधार पर आपको बोला है कि भैया आप सेल विभव ज्ञात करो। ई नॉट दिया हुआ है आपको मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, आपको सेल विभव ज्ञात करना है सामान्य अवस्था में। ठीक है, बस आज के लिए अपन इतना ही समझेंगे। यही आज का आपका वीडियो था, काफी लंबा हो चुका है मेरे हिसाब से, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। तो फटाफट से देख लो, जहां समझ में नहीं आया होगा मुझसे पूछ लेना, अपन इसे समझ लेंगे। ठीक है, कौन सी चीज कहां से कैसे आई, इन सभी चीजों के बारे में बहुत डिटेल पे बात हो चुकी है। ठीक है, तो नोट्स वगैरह चाहिए और भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, जैसे कि अभी आया था। सही बात है। तो शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का जुड़े रहने के लिए। सरल एकेडमी को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, फॉलो, हाइप, जितनी भी जैसे भी सपोर्ट कर सकते हो सभी को करना है भैया, है ना, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, हम लोग भी क्या हो जाएं, आगे बढ़े थोड़ा सा। और नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो उसके लिए 2 प्लान है तुम्हारे पास में। 2 कौन कौन से प्लान है, एक है 599 वाला प्लान, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स और ई बुक मिलेगी। ठीक है, और एक है 1249 वाला प्लान, इसमें सब कुछ मिलेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मिलेगी, ऑनलाइन क्विज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, डिजिटल नोट्स जो यहां पर आप लिख रहे हो, आयता लिखा हुआ जो मैं लिख रहा हूं ये मिल जाएगा, नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है वो मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस रिकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीम का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो सारा पैकेज जो है वो 1249 वाले में। तो तुम्हें जो सा ठीक लगे तुम वो ले लो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, जो अच्छा लगे वो ले लो। ठीक है, तो मिलेंगे कल फिर से नई चीज में, देखेंगे क्या है नया कुछ, इसके आधार पर अपन समझेंगे। ठीक है, कल साम्यावस्था में नरस समीकरण द्वारा अपन गणना सीखेंगे। ओके, कल पिछले साल एग्जाम में आया था और बच्चे छोड़ के आ गए थे, बहुत बढ़िया। यहां पर एक लाइन लिख लेना आगे, यहां पर एक लाइन लिख लेना आगे, वो लाइन कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप कॉपर की सांद्रता बढ़ाते हो, यहां पर प्लस साइन लगा लेना, यहां पर यदि आप कॉपर की सांद्रता में वृद्धि करते हो तो Zn की सांद्रता अपने आप कम हो जाती है, और Zn की सांद्रता बढ़ती है तो कॉपर की सांद्रता कम हो जाती है। ये लाइन लिख लेना इसके आगे, ये लाइन आपको लिखना है कि कॉपर की सांद्रता बढ़ाने पर Zn की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अरे भैया कॉपर की सांद्रता बढ़ाओगे, कॉपर, ठीक है मैडम ने पता नहीं क्या बोल रही हैं। बात ऐसी है कि यदि आप कॉपर की सांद्रता बढ़ाते हो, क्या करते हो, कॉपर की सांद्रता बढ़ाते हो, आप नहीं बढ़ाते हो, अपने आप बढ़ेगी। यहां पर यदि मान लो इस विलयन में कॉपर के मोल अंश ज्यादा है, कॉपर का जो विलयन है वो ज्यादा है, तो पता है क्या होगा, ज्यादा धनावेश होगा। ज्यादा धनावेश को बैलेंस करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऋणावेश की आवश्यकता होगी। तो यहां से फटाफट इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो क्या होगा, यहां पर Zn की जो सांद्रता है प्लस आयन की वो अपने आप कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहां पर माइनस आयन बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पर माइनस में होते हैं, इधर पे Zn+2 की प्लस आयन की सांद्रता घटेगी, इधर जो है वो कॉपर की सांद्रता बढ़ेगी। ये दोनों परस्पर कांटेक्ट में होते हैं। बस आज इतना ही, कल मिलेंगे, ध्यान रखना अपना। राधे राधे।